उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद से बाहर निकलते वक्त मुलायम सिंह के पैर छू लिए। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बजट सत्र के पहले दिन संसद में हुई, जहां मुलायम सिंह को देखते ही स्मृति ईरानी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही सियासी पारा चढ़ने में भी देर नहीं लगी और कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के मुलायम के पैर छूने को दिखावा करार दिया। हम हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते, पांव छूते हैं, वो कैमरे की आंखों के लिए नहीं होता है, वो दिल से होना चाहिए। कांग्रेस के इस हमले पर पलटवार करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन सामने आए। कांग्रेस को तो अभी चूंकि अब इससे पता चलता है कि चुनाव के अनुसार उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने के बाद स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ देर तक उनसे बातचीत भी की। सौभाग्य की बात यह कि स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई थी, जबकि मुलायम सिंह यादव पहली बार 1989 में ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे और इसी सम्मान के नाते स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गुजरात से। वहां किशन नाम के लड़के की हत्या में गिरफ्तार किए गए 2 मौलवियों को 8 दिन की एटीएस रिमांड में भेज दिया गया। इनमें एक की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी, जबकि दूसरे को गुजरात एटीएस ने राजकोट से पकड़ा था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद किशन का मर्डर हो गया था और तब से गुजरात में इस मुद्दे पर लगातार बवाल मचा हुआ है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, इस हत्याकांड के बाद गुजरात के कई शहरों में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इस सबके बीच राजकोट पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। तमाम हिंदू संगठन आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं जो गुजरात एटीएस है उसने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और गनी उस्मानी समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी सामने आई और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो गुजरात कांग्रेस ने इसे चुनावी मौसम करार दे दिया है। गुजरात में किशन नाम के लड़के की हत्या पर पूरा राज्य भड़क उठा। मामला केवल एक भड़काऊ फेसबुक पोस्ट का है और आरोपों के मुताबिक उसी पोस्ट की वजह से किशन की हत्या कर दी गई। गुजरात के कई जिलों में किशन की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूरत में तो लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गईं। सड़क पर उतरे युवक आगे आगे दौड़ते रहे और पुलिस वाले डंडे चलाते रहे। सड़क पर हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी की मोटरसाइकिल गिरी, किसी की चप्पलें निकली तो कोई खुद ही गिर गया। डंडे चलाने वाले पुलिस वालों में कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने खाकी वर्दी नहीं पहनी थी। ऐसा ही एक पुलिस वाला एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में डंडा लेकर दौड़ता दिखा। दाएं हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ रहा पुलिस वाला बाएं हाथ से डंडा चलाता रहा। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन में कई लड़कों को चोट भी आई। एक लड़के के सिर से खून बहता हुआ दिखने लगा, जिसे बाद में पुलिस ने ही अस्पताल भी पहुंचाया। हिंदूवादी संगठनों ने गुजरात में कई शहरों में बंद रखने की अपील की थी। ये बंद किशन भरवाड़ नाम के 27 साल के लड़के की हत्या के विरोध में रखा गया, जिसके 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया है और अभी तक की पुलिस की जांच के मुताबिक मौलाना कमर गनी उस्मानी ने ही किशन की हत्या करवाई। मौलाना कमर गनी को ही गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोप है कि गनी उस्मानी ने यह काम गुजरात के 2 लड़कों से करवाया, जिनमें एक का नाम शब्बीर और दूसरे का इम्तियाज पठान बताया जा रहा है। ये दोनों लड़के धुंधुका शहर के ही रहने वाले हैं, जहां किशन रहा करता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मौलाना कमर सोशल मीडिया के जरिए इन लड़कों से जुड़ा और फिर इन्हें किशन की हत्या करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि किशन से नाराजगी की वजह केवल एक फेसबुक पोस्ट रही। कई मौलवी उस पोस्ट को इस्लाम विरोधी बताने लगे, जिसके बाद किशन को कुछ धमकियां मिलने की खबरें भी आईं। हालांकि खबर है कि किशन ने पोस्ट भी डिलीट कर दी और उस पर माफी भी मांग ली, लेकिन विरोध करने वालों का गुस्सा नहीं थमा और माना जा रहा है कि इसी वजह से किशन की हत्या करवा दी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बात का बवाल बनने में देर नहीं लगी। कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। 26 साल के किशन की बेटी की उम्र 1 महीने से भी कम है। जब वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसी वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। किशन की हत्या के विरोध में अमरेली के बाजार भी 2 दिन से बंद हैं। सड़कों पर उतरी भीड़ ने किशन के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। जैतपुर में भी लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हत्या के विरोध में नारेबाजी करते रहे। अब तक 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को गुजरात एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि अब तक की जांच में यह सामने आया कि हत्या शब्बीर और इम्तियाज नाम के जिन लड़कों ने की, उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें पिस्तौल और गोलियां भी अहमदाबाद के एक मौलवी ने दिलाई। दूसरी तरफ दिल्ली के गिरफ्तार मौलाना कमर गनी उस्मानी पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप इससे पहले भी लग चुके हैं। जांच में पुलिस को यह भी पता लगा है कि गिरफ्तार हुए आरोपी किशन के बाद एक और युवक की हत्या की योजना बना रहे थे और उस युवक को भी केवल भड़काऊ पोस्ट लिखने की वजह से मारने की योजना बनाई गई थी।
कोर्ट ने अब दोनों मौलवियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक निजी गौशाला में करीब 100 गायों की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश राज्य सरकार ने दे दिए। एक दिन पहले ही इस गौशाला की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसके अगले ही दिन वहां कुछ लोगों ने इस निजी गौशाला की मालकिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरने पर बैठे इन लोगों ने वहां काफी देर तक नारेबाजी की। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि मामले की जांच का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। असल में एक दिन पहले इस गौशाला की जो तस्वीरें सामने आई थीं, उनमें एक तस्वीर में कुछ गायों के शव इधर उधर बिखरे दिखाई दिए थे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में तो कई कंकाल एक गड्ढे में पड़े नजर आए। जबकि जिन गायों की हालत खराब पाई गई उन्हें फौरन दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस मामले पर विपक्ष ने बिना समय गंवाए शिवराज सरकार को घेर लिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर बीजेपी और वीएचपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि गौशाला की मालकिन निर्मला शांडिल्य को सरकार बचाने में जुटी है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वह मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। सरकार की ओर से आदेश होने के फौरन बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। सौभाग्य की एक बात यह कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने फौरन 9 गायों का पोस्टमार्टम कराया, जिसके आधार पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2 गायों में निमोनिया जबकि 1 गाय का लिवर खराब पाया गया और 6 गायों की मौत ज्यादा उम्र होने की वजह से हुई। इसके बाद सरकार ने इस गौशाला को अपने कब्जे में ले लिया। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करने की सलाह दी। इससे पहले एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए यह दावा किया गया था कि इस फिल्म में महात्मा गांधी की छवि गलत तरीके से दिखाई गई है और उनका मजाक भी उड़ाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि इस फिल्म में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी कर दी। इसमें शायर मुनव्वर राणा की बेटी को भी उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट दिया गया। इसके अलावा कानपुर की कल्याणपुर सीट से कांग्रेस ने गायत्री तिवारी को मैदान में उतारा। गायत्री तिवारी गैंगस्टर विकास दुबे कांड के बाद मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की सास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया। असल में इस मामले में एक कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कंपनी ने बताया कि उसने इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेंडर भरे थे, लेकिन उसके ये टेंडर बिना वजह बताए खारिज कर दिए गए। अब इसी कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया कि अगर किसी कंपनी की टेंडर से जुड़ी अर्जी रद्द होती है तो इसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के हक में फैसला सुनाया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने वहां के एक मंदिर में दर्शन भी किए। पौड़ी हमारी बहुत ही सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक नगरी है। कंडोलिया देवता हम सब पर अपनी कृपा करें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर हमला बोल दिया। चन्नी रूपनगर जिले की चमकौर साहिब के अलावा भदौर विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में है और बरनाला जिले में आने वाली इस भदौर सीट से उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया, जिसके बाद पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि चमकौर साहिब से हारने के डर से चन्नी ने भदौर का रुख किया। जब किसी को फीलिंग है कि शायद मैं सीट ना जीत सकूं, तब नेचुरली दूसरा कोई देखता है। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद चन्नी ने यह दावा किया कि पहले भदौर के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा। मैनू कांग्रेस पार्टी ने भदौड़ हल्के तो भी इलेक्शन लड़न का हुक्म किया है। भदौर सीट से आम आदमी पार्टी ने लाभ सिंह को टिकट दिया है, जबकि पंजाब लोक कांग्रेस ने धर्म सिंह फौजी को, तो अकाली दल ने सतनाम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मतलब यह कि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चन्नी को भदौर सीट से क्यों उतारा, जबकि भदौर विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के परिमल सिंह धौला ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के जोगिंदर सिंह 26,500 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने चमकौर साहिब के अलावा भदौर से भी चन्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों सीटें पंजाब के मालवा क्षेत्र में आती हैं और पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में अकेले मालवा क्षेत्र से
69 सीटें हैं। मतलब ये कि पंजाब की सत्ता पर वही काबिज होगा जो मालवा जीत जाएगा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में दलित और सिखों की संख्या सबसे ज्यादा है और संख्या सबसे ज्यादा है और सीएम चन्नी भी दलित समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने दोनों सीटों से चन्नी को उम्मीदवार बनाकर दलित सिख वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ अपनी दावेदारी भी मजबूत की है। सौभाग्य की बात यह कि चमकौर साहिब सीट से चन्नी ने 2007 में निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद वो 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। लेकिन यह पहली बार है जब चन्नी 2 विधानसभा सीट से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी के एक नेता की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यहां सुरेंद्र चौरसिया पर दांव लगाया, जिससे पार्टी नेता गिरिजेश शाही और उनकी पत्नी पुष्पा शाही को बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए जनता दरबार लगा दिया, लेकिन इस दौरान टिकट न मिलने के गम को वो छिपा नहीं सके और लोगों के सामने ही खूब रोए। इसके साथ ही गिरिजेश शाही ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। वहीं पुष्पा शाही ने भी बागी तेवर दिखाए। आखिर हमारे में क्या कमी थी, हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों हमारी टिकट काटी है। बताया गया कि गिरिजेश शाही पिछले कई साल से बीजेपी से जुड़े हैं। सौभाग्य की बात यह कि रामपुर कारखाना सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 2017 के चुनाव में पार्टी नेता कमलेश शुक्ला ने यह सीट जीती थी। लेकिन इस बार गिरिजेश शाही को उम्मीद थी कि पार्टी उन पर जरूर भरोसा जताएगी और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो पार्टी के फैसले के खिलाफ हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आई कनाडा से। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसी गुप्त ठिकाने पर छुप गए हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी ओटावा के अपना घर छोड़कर चले गए हैं। उनकी सुरक्षा पर खतरा मान रही है कनाडा की सरकार। वजह है वहां के ट्रक वालों का आंदोलन। करीब 50,000 ट्रक ड्राइवर कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंच गए हैं और ट्रकों की लाइन इतनी बड़ी है कि राजधानी तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद हैं। ट्रूडो कहां हैं ये किसी को नहीं बताया गया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है जस्टिन ट्रूडो के बारे में? जी किशोर, देखिए ये दुनिया में शायद ये पहला ऐसा मामला होगा कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके विरोध में जो इस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री को अपने पूरे परिवार के साथ जो है किसी गुप्त जगह पे जाना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा ट्रक वालों ने जो है दिखाया वहाँ पे सड़कों पे 20,000 से ज़्यादा जो ट्रक वाले जो है वहाँ पे मौजूद थे, उनके घर को घेरने की कोशिश की थी और उसके बाद जो 70 किलोमीटर लंबा जाम उन्होंने लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने पूरे परिवार के साथ गायब हैं। मतलब अपना घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। कहां हैं ये किसी को पता नहीं है। और ऐसा हुआ है वहां पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ऐसा प्रदर्शन हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रहने के लिए घर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर जाना पड़ा, वो भी पूरे परिवार के साथ। क्योंकि कनाडा की राजधानी है ओटावा, जहां कम से कम 50,000 ट्रक ड्राइवर जमा हो गए। करीब 20,000 ट्रक सड़कों पर जमे हैं, जिन्होंने करीब 70 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। ऐसा जाम जिसने ओटावा तक पहुंचने का पूरा रास्ता रोक दिया। और ट्रक ड्राइवर अपने इस आंदोलन को नाम दे रहे हैं फ्रीडम कॉन्वॉय, मतलब आजादी का काफिला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों का यह आंदोलन वहां वैक्सीन जरूरी किए जाने और कोरोना वायरस के कारण बढ़ती गई सख्ती की वजह से है। लेकिन असली वजह जस्टिन ट्रूडो के कुछ बयानों को माना जा रहा है। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत में हुए किसान आंदोलन पर भी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से वो पिछले साल भारत में सुर्खियों में आए थे। लेकिन इस बार वो अपने एक बयान की वजह से अपने ही देश में असुरक्षित हो गए हैं। वो अपने देश के टीकाकरण अभियान के बारे में बात कर रहे थे और उसी वक्त ट्रक ड्राइवरों का जिक्र शुरू हो गया, जिसके बारे में बोलते हुए उन्होंने फ्रिंज माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। फ्रिंज माइनॉरिटी का मतलब ऐसे लोगों का छोटा सा समूह जिनकी कोई हैसियत ना हो, मतलब सीधा कहें तो बेअसर अल्पसंख्यक। इसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि ज्यादातर ट्रक ड्राइवरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और ऐसे लोगों की राय कनाडा के लोगों की राय नहीं है। ट्रूडो ने यह तक कह दिया कि ट्रक वाले विज्ञान के विरोधी हैं, वो पूरे कनाडा के लिए खतरा बन गए हैं। उनके इन बयानों से लोगों का ऐसा गुस्सा भड़का कि ट्रक वालों ने कनाडा की राजधानी की तरफ मार्च शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्योंकि कनाडा की राजधानी ओटावा में दाखिल हुए हजारों लोगों में बच्चे और महिलाएं भी हैं, विकलांग लोग भी हैं। ट्रक मालिक वहां पूरे परिवार के साथ डेरा डालकर बैठ गए हैं। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जब तक वैक्सीनेशन जरूरी करने वाला नियम हटाया नहीं जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए वहां
अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ओटावा में मेयर के दफ्तर ने शिकायत की है कि आंदोलनकारी उनके दफ्तर में जबरदस्ती घुसाए, उनसे खाना बनाकर देने को कहने लगे। इसी तरह वहां के रक्षा मंत्री समेत कई और मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलनकारी ओटावा में एक युद्ध स्मारक के पास पहुंचकर अभद्र तरीके से नाचने लगे, जिसे शहीदों का अपमान कहा जाने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कारोबार ठप पड़े हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच सड़क के रास्ते बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर के पास की सड़कों को भी ठप किए जाने की खबरें हैं। मतलब ये कि आंदोलन जब तक चलेगा तब तक अमेरिका और कनाडा के बीच का धंधा भी लगभग चौपट ही रहेगा। ऊपर से कुछ और चुनौतियां भी हैं जो जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवरों को मिल रहा समर्थन हैरान करने वाला है, जिसकी वजह से वहां की सरकार आंदोलन कर रहे लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। खबर है कि आंदोलन का समर्थन करने बड़ी संख्या में वहां के आम लोग भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और उनका समर्थन कर दिया। ट्रंप की तो जस्टिन ट्रूडो के साथ पुरानी अदावत रही। 2019 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त उन्होंने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर प्रधानमंत्री तक कह दिया था। मतलब ये कि ट्रूडो के जितने भी राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वो भी अब उनके खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को समर्थन देने से झिझक नहीं रहे हैं। तो सौ बात की एक बात यह कि कनाडा के लिए ये संकट कई मायनों में बहुत बड़ा है। ये वो वक्त है जब वो ओमिक्रॉन के वहां पर केस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को उसको बाहर निकालना है और वहां की संसद का भी सत्र शुरू होने वाला था। इतने नाजुक वक्त पर प्रधानमंत्री को राजधानी छोड़कर जाना पड़ा। सबसे ज्यादा बुरा हाल पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अगर यह आंदोलन लंबा चला तो पूरे देश की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली गाड़ियां, चलाने वाले सारे ड्राइवर आंदोलन करने बैठ गए। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम खत्म करने की हड़बड़ी में फुटपाथ पर खड़ी खराब गाड़ियों को हटाए बिना ही उस फुटपाथ को बना दिया। फुटपाथ बनाने में हुई लापरवाही की वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था, उसने फुटपाथ बनाने से पहले उस पर खड़ी खराब गाड़ियों को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। जितनी जगह पर गाड़ियां खड़ी थीं, उतनी जगह ठेकेदार ने छोड़ दी और बाकी पर मरम्मत का काम करा दिया, जिसकी वजह से फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियां आधी सीमेंट में दब गईं। इस वक्त हम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है। जो भंगार की गाड़ियां पड़ी है, उनके साथ ही जो है वो पूरी फुटपाथ को उन्होंने बना दिया। बाद में उस इलाके में रहने वाले एक आदमी ने इस लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिनके वायरल होने के बाद फुटपाथ की दोबारा मरम्मत करा दी गई। फुटपाथ बना रहे हैं, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उतना एरिया छोड़ दे रहे हैं। देखिए आप उनका कंस्ट्रक्शन कितना घटिया है। लेकिन मरम्मत के बाद पुरानी और खराब गाड़ियों को फिर उसी फुटपाथ पर रख दिया गया, जिससे लोगों की परेशानी बनी रही। इसके बाद इलाके में रहने वालों ने फुटपाथ पर पड़ी गाड़ियों को हटाने की मांग की, ताकि वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें। सौ बात की बात यह कि दहिसर से अंधेरी जाने वाली मेट्रो के निर्माण की वजह से फुटपाथ को नुकसान पहुंचा था। मेट्रो का काम खत्म होने के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से फुटपाथ की मरम्मत करवाई गई, लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में ठेकेदार ने बड़ी लापरवाही कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिजाइनर राहुल मिश्रा के साथ मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया। इस नए जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ब्रांड लाइसेंसिंग आर्म रिलायंस ब्रांड्स ने राहुल मिश्रा के साथ समझौता किया, जिसके तहत फैशन ब्रांड तैयार किया जाएगा, जिसमें रेडीमेड कपड़े बनाए जाएंगे और कंपनी के मुताबिक इस नए ब्रांड के तहत भविष्य में फुटवेयर और ज्वेलरी भी बनाई जाएगी। पिछले महीने फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना के साथ भी एक ऐसी ही साझेदारी की गई थी। उस नए ब्रांड का नाम AKOK रखा गया था। कंपनी की डायरेक्टर ईशा अंबानी के मुताबिक ये डील भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के कंपनी के संकल्प का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुरानी सब्जी मंडी को तोड़ने के विरोध में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के साथ कई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, जिन्हें पुलिस ने शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वहां राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूंकना चाहा। वो लोग उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनने लगे, लेकिन वो भी काम मानने वाले थे। उन्होंने काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद भी पुतले को फूंक डाला, जिसके बाद पुलिस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध बढ़ता देख प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प जारी रही और वो लोग पुलिस के उन्हें हिरासत में लेने के दौरान भी अपनी आवाज उठाने से नहीं चूके। प्रदर्शनकारी पूरे जोश में देश हित के नारे लगाते रहे।
बताया गया कि जिस वक्त पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को पुतले को जलाने से रोकने की कोशिश की, उस पल मची भगदड़ में एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। इस घटना पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने भी दुख जताया। रागनी उसमें आ गए, ये दुर्भाग्यजनक है, मैं भी इसके निंदा। सब्जी मंडी को तोड़ने की कार्रवाई पर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और देवेंद्र शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये शपथ दिलाई कि वो बीजेपी के भविष्य में होने वाले सभी कार्यक्रमों में काले झंडे दिखाएंगे। सौभाग्य की बात है कि सब्जी मंडी तोड़ने का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेता सुशील शर्मा के अलावा पुलिस ने 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिया। फूलबाग पर जुटे प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने एक दिन पहले एक बेहद खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके जरिए उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसकी ये बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी टापू गुआम तक हमला करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया से गुआम टापू की दूरी करीब 3,500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल इतनी दूर बैठे दुश्मन को अपने निशाने पर ले सकती है। बताया गया कि इस टेस्ट के दौरान मिसाइल पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, जिसने आसमान से तस्वीरें भी ली और हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ये मिसाइल उत्तर कोरिया और जापान के बीच समंदर में जा गिरी। दावा यह भी है कि उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद सबसे लंबी दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। सौभाग्य की बात है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था। यही नहीं, उसने एक महीने में 7वीं बार किसी मिसाइल का टेस्ट किया, जिसे अमेरिका ने उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया। यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद उनके पति और मौजूदा विधायक अंगद सिंह की टिकट काट दी गई, जिसके बाद उन्होंने पंजाब की नवांशहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने अंगद सिंह की जगह इस सीट से सतवीर सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिससे खफा अंगद सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में उनके आवास पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। समर्थकों का जोश हाई देख अंगद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फौरन आगे की रणनीति पर अपने समर्थकों से उनकी राय पूछी, जिसके आधार पर उन्होंने नवांशहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके बाद जब उनसे टिकट कटने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कनेक्शन यूपी से जोड़ दिया। ये देखने को मिल रहा है कि शायद कोई यूपी कनेक्शन निकाला जा रहा। कुछ रोज पहले न्यूज 18 से बातचीत में जब उनकी पत्नी अदिति सिंह से भी इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे। कहा जा रहा है कि आपकी बगावत की वजह से अनाउंस नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही गलत होगा कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से। अंगद सिंह 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में नवांशहर से जीतकर विधायक बने थे, जिनकी 2019 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह से शादी हुई। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले अंगद सिंह की पत्नी अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई और फिर बीजेपी से जुड़ते ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमले तेज कर दिए, जिससे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता नाराज हो गए और इन्हीं नेताओं ने पंजाब की नवांशहर सीट से मौजूदा विधायक और अदिति सिंह के पति अंगद सिंह की टिकट काटने के लिए आवाज उठाई। अंगद सिंह पंजाब के दिग्गज नेता दिलबाग सिंह के परिवार से आते हैं, जो इस नवांशहर सीट से 1962 में पहली बार जीतकर विधायक बने थे और 6 बार वहां से विधायक रहे। इसके बाद साल 1997 में दिलबाग सिंह के बेटे चरणजीत सिंह भी इसी सीट से विधायक बने, जबकि 2002 में अंगद सिंह के पिता प्रकाश सिंह नवांशहर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2012 में अंगद सिंह की मां गुरिकबाल कौर ने कांग्रेस की टिकट पर नवांशहर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और फिर 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अंगद सिंह को नवांशहर से अपना उम्मीदवार बनाया और वो विधायक बने। लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, मगर इस लिस्ट में पार्टी ने नवांशहर से मौजूदा विधायक अंगद सिंह की टिकट काट दी, जिससे नाराज अंगद सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भर दिया। यूएई पर एक बार फिर मिसाइल से हमला किया गया। यूएई ने खुद इस खबर पर मोहर लगाई है कि एक मिसाइल से हुए हमले को नाकाम किया गया और यह हमला नाकाम करने का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी किसी मशीन से रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि आसमान से छोड़ी गई एक मिसाइल प्लेटफॉर्म तक पहुंची। मिसाइल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल यूएई की तरफ पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे नष्ट कर दिया गया। पिछले हफ्ते भी अबू धाबी की तरफ आ रही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने का दावा यूएई ने किया था। माना जा रहा है कि ये हमले यमन के हूथी विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि यूएई पर लगातार विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। महज 3 महीने में ही ये यूएई पर हुआ विद्रोहियों का तीसरा बड़ा हमला है। हालांकि इनमें 2 हमलों को यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। सच के आगे जनाब क्या करते, सच के आगे जनाब क्या करते, हो गए लाजवाब क्या करते।
सौबात की एक बात कही रोशन ने, लूट में जो यकीन रखते हैं जिंदगी का हिसाब क्या करते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।